अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। इस वक्त जो हुकूमत के साथ MQM के तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो बज़ाहिर जो हैं शदीद तहफ़्फ़ुज़ात नज़र आ रहे हैं और यही वजह है कि वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब ने MQM रहनुमाओं से मुलाकात भी की है। लापता अफराद के मामले पर उन्होंने एक फ़हरिस्त जो है वो भी हुकूमत को के पास जमा करा रखी है और साथ ही साथ आज जो PTI चेयरमैन इमरान खान ने कुछ सहाफ़ियों से मुलाकात भी की है, उसमें आमादगी भी ज़ाहिर की गई है कि वो असम्बली आने के लिए तैयार हैं, लेकिन उन्होंने ये शर्त रखी है कि जो अमरीकी साइफ़र है उसकी तहकीकात कराई जाए। साथ ही साथ PTI ने लॉन्ग मार्च का भी ऐलान कर रखा है, उसकी डेट कब अनाउंस होगी ये इस हवाले से अभी फ़ैसला होना है। लेकिन ये तमाम सूरत हाल अब क्या बनेगी, इसी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। जो PTI सेनेटर और चेयरमैन दाखिला कमेटी सेनेट की जो कमेटी है मोहसिन अजीज़ साहब हमारे साथ होंगे, उनसे हम शुरुआत करेंगे और इसी मामले पर फिर अब जो MQM के तहफ़्फ़ुज़ात हैं उस पर हम बात करेंगे शादिया मरी साहिबा से और गोश्त बख्श न्याजी जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं उनसे भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन शुरुआत करेंगे सेनेटर मोहसिन अजीज़ साहब से। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन साहब। जी वालेकुम सलाम। मोहसिन साहब, अभी जो तहरीक इंसाफ ने ऐलान कर रखा है इस्लामाबाद आने का, साथ ही साथ आपने देखा होगा कि वज़ीर दाखिला साहब ने कहा है कि किसी जत्थे को इस्लामाबाद पर चढ़ाई की इजाज़त नहीं दी जाएगी, तो ये सूरत हाल फिर किस तरफ जा रही है? देखिए, एक तो ये समझने की ज़रूरत है कि PTI का उसको आप जत्था कहें या उसको आप मार्च कहें या उसको आप एक पीसफुल जो है प्रोसेशन कहें, वो इस्लामाबाद किस मकसद के लिए आ रहा है? वो इस मकसद के लिए आ रहा है कि इस वक्त जो पिछले 4.5 और 5 महीने से जो हुकूमत आई है, उस हुकूमत ने पिछले 5 महीने में क्या डिलीवर किया है। आप सब जानते हैं कि इस वक्त अगर एक गरीब आदमी बिजली का बिल देता है तो खाने के पैसे नहीं होते, और अगर खाना एक वक्त का खा ले तो स्कूल की फीस नहीं होती। तो मकसद कहने का ये है कि इस वक्त जो है वो इस तरह के हालात हैं जो कि हमने पाकिस्तान में पिछले जो 75 सालों में नहीं देखे। उसकी वजह से ये नाअहल तरीन हुकूमत, ये बिल्कुल इस तरह की हुकूमत जो कि इम्पोर्टेड हुकूमत है, जिसने आके पाकिस्तान का बिल्कुल बेड़ा गर्क कर दिया है। उसने पाकिस्तान की मईशत को तबाह बर्बाद कर दिया है। ना इनसे डॉलर का काबू आता है, ना इनसे आटा काबू आता है, ना इसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट जो है वो ख़त्म हो गई है, इंडस्ट्री बंद हो चुकी है। तो उसकी वजह से जो है ये लॉन्ग मार्च अब ज़रूरी है कि इस हुकूमत का इस वक्त अब जो जाना है वो ठहर गया है। अलबत्ता ये कि राना साहब जो है वो अपना जो है अपना तीर आजमाए। हम इंशाल्लाह अपना जिगर आजमाएंगे और पता लग जाएगा कि जी किसका तीर अगर कमज़ोर निकला या जिगर कमज़ोर निकला। हम ये लेकिन मोहसिन साहब इस लॉन्ग मार्च से आप हासिल क्या करेंगे इस्लामाबाद पहुंच के? हम इसलिए आ रहे हैं कि पाकिस्तान को अब बचाया जाए। लेकिन फिर मुज़ाकरात तो होने हैं ना। अगर आप इस्लामाबाद पहुंचते हैं तो क्या पहुंचने के बाद हुकूमत के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं करेंगे तो क्या फिर धरना देंगे? स्ट्रेटजी क्या होगी आपकी इस्लामाबाद अगर आप पहुंचते हैं तो? हमारे मुज़ाकरात सिर्फ एक ही है और वो यही है कि इस वक्त जो इंस्टेबिलिटी है, जो इस वक्त इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है, जो इस वक्त पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, और जो इस वक्त दुनिया देख रही है कि इस वक्त हर तरीके की इस पाकिस्तान में इंस्टेबिलिटी चल रही है, उसके लिए उसका वाहिद हल यही है कि जो मुंतखब लोग हैं, जो नए मुंतखब होते हैं, यानी जिनके पास आज का मैंडेट मौजूद है, वो इलेक्शन हो ताकि वो आवाम की नुमाइंदगी करें, और वही लोग होंगे जो आवाम के दुख दर्द को समझते हैं। जिस मकसद के लिए ये आए थे वो मकसद अब पूरा हो चुका है। यानी इन्होंने कहा था कि EVM मशीन जो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल ना हो, वो इन्होंने अपने एक तरीके से अपना जो पर्पस था, वो पर्पस क्या था कि धांधली के जरिए से आए, वो इन्होंने कामयाब अपना करा लिया। इन्होंने अपने जो केसेस थे, अपने केसेस को उन्होंने बंद कराने थे, वो उन्होंने करा लिया। अब भी पाकिस्तान का खेड़ा छोड़ें और जाएं, आवाम के पास जाएं, आवाम से अपना मैंडेट लें और जिसकी भी हुकूमत आती है वो हुकूमत करें।
लेकिन मोहसिन साहब, आप दाखिला कमेटी के चेयरमैन भी हैं। हमने देखा कि कुछ रोज़ पहले ही 2 मीटिंग्स भी आपने बुलाई थी, जिसमें सैफुल्लाह नियाज़ी साहब के घर का पर छापे का मामला भी था। तो अभी जो वज़ीर दाखिला साहब की जानिब से बयानात आ रहे हैं कि किसी जत्थे को इस्लामाबाद आने की इजाज़त नहीं दी जाएगी और परेड ग्राउंड तक ही महदूद रखा जाएगा, जो सुप्रीम कोर्ट ने के अहकामात हैं उनके मुताबिक, तो आप परेड ग्राउंड तक ही महदूद रहेंगे या फिर आप डी चौक की तरफ आने की कोशिश करेंगे? हम वहां तक जाएंगे जहां तक पाकिस्तान है। ये 25 किलोमीटर के जो हुकूमत है, 25 किलोमीटर की हुकूमत को हमने ये मनवाना है और ये बावर कराना है कि इस वक्त जो है वो नाकामयाब और जो है ये हुकूमत हो गई है और नाकामयाब भी हो गई है और नाअहल भी हो गए हैं और इस वक्त लोग जो है इनसे नाला हैं और लोग इनसे अपनी जान छुड़ाना चाहते हैं, जबकि ये खुद ही कहा करते थे कि इलेक्शन जो है कराए जाए। आज इनको जब नज़र आता है कि एक पार्टी की ये 10 पार्टियां एक तरफ और एक पार्टी एक तरफ, और ये समझते हैं कि उसकी जो पॉपुलैरिटी है वो पूरे पाकिस्तान में है, लोगों की दिल की ये उमंग है, लोगों के दिल की ये मांग है और लोग चाहते हैं कि इस वक्त वो आदमी आए जो पाकिस्तान की बात करे और वो आदमी आए जो जो पाकिस्तान को आगे लेकर चल सके। लेकिन मोहसिन साहब, जहां पर एक तरफ आपकी स्ट्रेटजी है, दूसरी तरफ हुकूमत भी अपनी स्ट्रेटजी का ऐलान कर रही है कि अगर तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद की तरफ आएगी तो उनकी जो हिकमत अमली है वो तैयार है, एफसी भी उनके पास है, अगर ताकत का इस्तेमाल करना पड़ा तो भी किया जाएगा। तो बतौर चेयरमैन दाखिला कमेटी आप इस बयान को कैसे देखते हैं? मैं समझता हूँ ये बिल्कुल गैर कानूनी बयान है। आप एक पीसफुल मार्च को, एक पीसफुल प्रोसेशन को, और जो कि लोगों का प्रोसेशन है, जो कि पाकिस्तानियों का प्रोसेशन है, वो आप उसको कतई तौर पे न रोकेंगे, न रोक सकते हैं और न रोकने की आपको ताकत है इंशाल्लाह। तो यहाँ पर अभी देखें कि जो आपका लॉन्ग मार्च का ऐलान है उसके बाद केपीके ने पुलिस जो है वो भी देने से इनकार कर दिया है, तो आप समझते हैं कि वफाक और जो सूबा है वो एक दूसरे के आमने सामने हैं इस मामले पर? हम तो ये नहीं चाहते कि इस तरीके का क्लैश हो, हम तो कतई तौर पे ये नहीं चाहते कि इस किस्म का तसादम हो। हम तो तसादम से इतनी मुद्दत बचते रहे हैं और ये बताते रहे कि ये बार बार ये इल्तिजा करते रहे हैं, बार बार ये डिमांड लाते रहे हैं और बार बार जो है इसको समझाते रहेंगे कि ये जो है ना इस वक्त, और ये खुद भी जानते हैं कि इस वक्त जो इंस्टेबिलिटी है वो इंस्टेबिलिटी जो है इस तरफ पाकिस्तान को ले जा रही है, जिसको कि वापस अपनी राह पे, सीधी राह पे लाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अब तंग आमद व जंग आमद वाली बात है कि आप जब तंग आ गए हैं कि आप पाकिस्तान को बिल्कुल नेस्तो नाबूद करना चाहते हैं और पाकिस्तान के पास जो एक आखिरी जो चीज़ रह गई है वो इसका एक न्यूक्लियर एसेट रह गया है, उसको भी आप उस तरफ चल पड़े हैं अपनी उसकी तरफ से। आप बार बार, जो कल भी उनका बयान आया है और जो उन्होंने इंटरव्यू दिया है प्राइम मिनिस्टर ने वहाँ पे अमेरिका में, वो क्या बयान दिए उसमें तो नजर आ रहा है आप कह रहे हैं कि हमारा डिफॉल्ट हो जाएगा और हमें बचाओ, वरना हम पैसे न दे सकते हैं न कुछ कर सकते हैं। इससे क्या मुराद है? इसका ये मुराद है। लेकिन मोहसिन साहब, एक चीज ये बताएं कि हमने देखा कि 2 रोज कबल भी जो सेनेटर्स थे उनका भी इजलास हुआ था। इमरान खान साहब ने जो सेनेटर्स थे पार्टी के, उनको भी बनी गला तलब किया था। आपस में इनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तो मोहसिन साहब, अभी जैसे मैंने पूछा कि सेनेटर्स के साथ भी मीटिंग हुई थी इमरान खान साहब की, तो आप ये बताएं कि इमरान खान साहब ने सेनेटर्स को क्या हिदायत जारी कर रखी हैं? आपने एक रिक्वेजिशन भी जमा कराई थी पार्लियामेंट में सेनेट का इजलास बुलाने के लिए, फिर आपकी खान साहब के साथ मुलाकात भी हुई है, तो उस मुलाकात में क्या हिदायत जारी की गई हैं? उन्होंने तो यही हिदायत हमें दी है, उन्होंने तो यही समझाया है और उन्होंने ये लोगों से पूछा है कि आपको कितने फैक्ट्स एंड फिगर्स मालूम है, और जो कि हमने उनको जवाब दिया कि जी ये फैक्ट्स एंड फिगर्स जो है आया हैं, ये फैक्ट्स एंड फिगर्स सारों के पास है कि बिजली पहले से कितनी महंगी हो गई, डॉलर कितना महंगा हो गया, कौन सी इंडस्ट्री बंद हो गई, और जो है हमारा जो जीडीपी ग्रोथ है जो कि 6% था और आज जो है वो 2% की ये बात कर रहे हैं, जो कि 2% नहीं आ सकता। हमें ये भी समझाया गया और हमें मालूम भी है कि एक जो पॉजिटिव लुकिंग पाकिस्तान का जो एक इमेज था और एक जो मूडीज ने और बाकी रेटिंग इंडस्ट्रीज ने पाकिस्तान को बताया था कि ये प्रोग्रेसिव नेशन है और पॉजिटिव इसकी लुकिंग है, उन्होंने उसको नेगेटिव कर दिया है। तो ये उस तरह की चीज़ें हैं
कि अब इसको अगर मज़ीद छोड़ा गया और मज़ीद इसका इंतज़ार किया गया, जैसे ये कह रहे हैं कि हम जो है इलेक्शन अपने वक्त पे कराएंगे, तो इसका मतलब है कि अगस्त में कराना चाहते हैं, तो अगस्त तक तो खाकम बदहन ये पाकिस्तान का वो हुलिया कर देंगे कि जो हुलिया मेरा ख्याल नहीं है कि उसको फिर दोबारा ठीक करना पॉसिबल भी होगा। इसलिए अब ये हमारी नहीं, अब ये पाकिस्तानियों की जंग है, अब हमारी नहीं, ये पाकिस्तान के रहने वालों की जंग है, और ये वो जंग है जो कि हमारी बका की इस वक्त जंग बन चुकी है। मैं ये अल्फाज लेते हुए घबराता नहीं हूँ, लेकिन शर्माता ज़रूर हूँ कि भाई ये एक्चुअली, लेकिन हकीकत यही है जो मैं आपको बयान कर रहा हूँ। लेकिन मोहसिन साहब, अब ये बताएं कि जो आप पर हमेशा तनकीद होती है, खान साहब पर तनकीद होती है कि वो हमेशा यू टर्न ले लेते हैं। आपने इस्तीफ़े दिए असेंबलियों से, फिर कहा कि हम असेंबली वापस नहीं जाएंगे। आज जो खान साहब ने मुलाकात की है, मीडिया से जो गुफ्तगू की है गैर रस्मी, उसमें उन्होंने कहा है कि वो असेंबली वापस आने के लिए तैयार हैं अगर अमरीकी साइफर की तहकीकात कराई जाए। देखिए, ये यू टर्न की बात नहीं है, ये इस वक्त जो है, जो इमरान खान साहब को भी काफ़ी लोग समझा रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि किस तरीके से कम ये जो है ना डैमेज किया जाए पाकिस्तान को। हम पाकिस्तान को डैमेज नहीं करना चाहते। हमने पहले भी जब किया था, जब इस्तीफे दिया था, उसका एक रीज़न थी, और ये रीज़न थी कि लोगों को ये बावर कराना था, बताना था, और वो लोग समझ भी गए कि ये एक इम्पोर्टेड हुकूमत है, ये किसी मकसद के लिए आई है, और वो मकसद आप सबके सामने जो बताया गया था, आज से अप्रैल के महीने में, मार्च के महीने में जो कहा गया था, वही कुछ आपने देखा कि ये एनआरओ लेने के लिए आए हैं, और अब तो एनआरओ नहीं, एनआरओ 1 2 3 4 5 एनआरओ का बाप इनको मिल चुका है। सारे केसेस तकरीबन ख़त्म कर दिए या ख़त्म होने वाले हैं। तो बात ये है कि जी इसमें यू टर्न की बात नहीं है, अलबत्ता ये है कि जिसका ये कह रहे थे कि ये जो साइबर है, ये जो वहाँ से ख़त आया है, ये जो है ना, ये फेक था, गलत था, और इसमें ऐसी बात नहीं थी, वो अवाम के सामने रखना चाहते हैं। अगर वो सामने चीज़ आती है और ये उसको कन्फेशन करते हैं कि हाँ जी ये एक इंटरफेरेंस थी, और ये इंटरफेरेंस पाकिस्तान के लिए बड़ी ख़तरनाक थी और है, तो उसके बाद मैं नहीं समझता कि फिर आदमी सोच सकता है। खान साहब का मैंने बयान नहीं पढ़ा ना सुना है, लेकिन आदमी सोच सकता है कि भाई इसको अगर आप करते हैं, और फिर भी हमारा मुतालबा, अगर असेंबली में जाएंगे भी, तो हमारा पहला मुतालबा और आखिरी मुतालबा यही होगा कि फ्रेश इलेक्शन फौरी तौर पे कराया जाए। इलेक्शन करो जी। यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद दोबारा गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा गौस बख्श न्याजी साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे, लेकिन मोहसिन अजीज़ साहब से हम बात करेंगे। पहले मोहसिन साहब, अभी आपने देखा होगा कि इसाक डार साहब की वापसी की जो खबरें हैं वो भी आपके सामने हैं, तो अब आप नहीं समझते कि मुस्लिम लीग नून है या जो इत्तेहादी हुकूमत है वो मुआशी सूरत हाल पर कंट्रोल कर लेगी, तो जो तहरीक इंसाफ का महंगाई के खिलाफ या हुकूमत के खिलाफ बयानिया है उसको नुकसान पहुँचेगा, या डार साहब की वापसी से हुकूमत को फ़ायदा पहुँचेगा? पहली बात यह है कि डार साहब से ये पूछना पड़ेगा कि वो 4.5 साल बाहर क्यों रहे, क्या ऐसी वो थी, प्रॉब्लम थी कि वो एक दिन चार्टर्ड जहाज में बैठ के चले गए और आज वापस आ रहे हो। तो हमारी हुकूमत थी भी नहीं तब वो चले गए थे, तो क्या ऐसी वजह थी, और अब क्या ऐसे हो गया है, कौन लोग उनको मिल गए हैं, कैसे ये एकदम केसेस ठीक हो गए या ठीक होने चले हैं, किसने उनको अश्योरेंस दी है और क्या दी है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये, अगर डार साहब के आने से वो ये समझते हैं कि जो 16% इनकी डिक्लाइन है लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में, जो इनका 250 पे डॉलर चला गया है, जिसकी वजह से आपको पता है 4.5 ट्रिलियन रुपए यानी तकरीबन 100 बिलियन डॉलर का हमारा कर्जा बढ़ गया है। उसके आने की वजह से अगर ये 40 साल की जो महंगाई है उसका रिकॉर्ड आपने तोड़ दिया है, उनके आने की वजह से जो हमारी इंडस्ट्री बंद हो चुकी है, जो कि कम से कम सिर्फ टेक्सटाइल का मैं आपको बता दूं कि वो तकरीबन 160 इंडस्ट्री बंद हो चुकी है, उनके आने से जो यहाँ पे इस वक्त स्टेलमेट है वो अगर ठीक होता है तो वेलकम आ जाए। पाकिस्तान की बेहतरी अगर होती है तो वो किसी में भी होती है, चाहे वो कोई आदमी आता है, वो किसी मजहब से आता है, हमें कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन वो उन्होंने अपने आप को क्लियर करना है कि ऐसा ना हो कि वो भी 25 किलोमीटर के अंदर के जो है ना वजीर रह जाए और उसके बाहर निकलने की उनकी तौफीक भी ना हो और ना वो जा सके ना आ सके। बात यह कि 4.5 साल जो उन्होंने वहाँ गुजारे,
हमें ये मालूम है कि इस वक्त इन्होंने जो है वो एक स्केप गोट बनाया हुआ है इस मिफ्ता इस्माइल साहब को, कि उनको जो है बड़ी डांट भी पड़ती है और सारे लोग उसको जो है वहाँ बैठ के करते हैं। मुझे मालूम नहीं कि 4.5 साल ये वहाँ कौन सी किताबें पढ़ के आए हैं और कौन सी किताब उन्होंने पढ़ी होगी कि उस वक्त जो है कि सब सर कुछ वो ये कह रहे हैं हम मामला बीमार थे, ठीक कर दें। वो डॉक्टर्स अल्लाह ने करे इजाज़त ऐसे नहीं हो दी। जाए, अल्लाह करे ऐसे हो जाए, अल्लाह करे अगर ऐसा आदमी कोई अमेरिका से आता है, स्विट्जरलैंड से आता है, और मैं कहती हूँ इसराइल से भी आता है, जिनसे आजकल ये बड़े तल्लुकात बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान को कोई भी सही तरीके से ले जाए, सही समत पे ले जाए, तो हम तो उसको वेलकम करेंगे, लेकिन इनको अपने केसेस को ज़रूर भुगतना पड़ेगा। इनको ये बताना पड़ेगा मोहसिन साहब, कि ये क्यों तशरीफ ले गए थे और अब तशरीफ ला रहे हैं। जी मोहसिन साहब, एक आखिरी आपसे सवाल है कि अगर आप जैसे हमने लॉन्ग मार्च का डिस्कस किया, अगर आप परेड ग्राउंड से आगे आते हैं, जो राना सनाउल्लाह साहब के बयानात भी हमने डिस्कस किए, तो उसमें बतौर चेयरमैन दाखिला कमेटी फिर आपकी क्या स्ट्रेटजी होगी? अगर आपके ऊपर ताकत का इस्तेमाल होता है या आपको डी चौक की तरफ जाने से रोका जाता है, तो आप चेयरमैन दाखिला कमेटी भी हैं, तो फिर आपकी क्या हिकमत अमली होगी बतौर चेयरमैन? मैं तो समझता हूँ अगर पीसफुल प्रोसेशन होगा और पीसफुल प्रोसेशन कहीं पे भी आके धरना देता है और पीसफुल प्रोसेशन जो है वो पाकिस्तान की बका और पाकिस्तान की इज्जत के लिए है, तो मैं समझता हूँ उसको बिल्कुल किसी तरीके से नहीं रोकना चाहिए। पहले भी जो उन्होंने रोका है नाजायज़ किया है, गलत किया है, और मैं समझता हूँ कि गैर कानूनी किया है। इस दफ़ा मैं समझता हूँ सर वो तो कहते हैं कि पहले भी आप डी चौक पर आए तो आपने दरख्तों को आग लगा दी। नहीं, ये देखिए, वो तो हमारे पास भी वीडियो मौजूद है, वो तो लोगों के बयानात मौजूद हैं कि वो जो है ना एक सबोटाज किया गया था, वो पीटीआई के कारकुनों ने ये काम नहीं किया था। हमारे पास वो वीडियो मौजूद है, बयानात मौजूद है, गवाह है, जिन्होंने कहा था कि ये सबोटाज किया गया था और उसमें मुख्तलिफ लोग थे और मुख्तलिफ पार्टियों के लोग थे जिन्होंने आके ये हरकत की थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हमेशा आके ये साबित किया है कि उन्होंने कोशिश की है कि गमला भी न टूटे और उसको जो है तो ये सही तरीके से अपनी जो डेमोक्रेटिक राइट है उसको एक्सरसाइज करें, और वो उनका हक है। और मैं समझता हूँ किसी को रोकना नहीं चाहिए, और रोकने से ये बात इस दफ़ा बहुत आगे चली जाएगी। चलें चलें मोहसिन साहब, बहुत शुक्रिया आपका। वक्त जो लॉन्ग मार्च से मुतल्लिक सूरत हाल थी, मोहसिन साहब से जो हमने गुफ्तगू की आपने सुनी। अब इस हवाले से जो वज़ीर दाखिला हैं उनके बयानात भी हमारे सामने हैं, लेकिन अब इसहाक डार की जो वापसी है उसके बाद यहाँ पर मुस्लिम लीग नून की क्या स्ट्रेटजी होगी? अगर लॉन्ग मार्च आता है और इसके साथ साथ जो MQM के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उन तहफ़्फ़ुज़ात के बाद अब राना सनाउल्लाह साहब ने तो MQM के रहनुमाओं से मुलाकात की है, लेकिन इस तमाम सूरत हाल को कैसे हैंडल किया जाएगा? और इसके साथ साथ आपने देखा होगा कि पहले भी असलम भूतानी साहब जो आज़ाद रुकन कौमी असम्बली हैं, उन्होंने भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था। तो इस पर हम गौस बख्श नियाज़ी साहब से बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम लेते हैं एक शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। नाजरीन, जो इस वक्त जैसे इत्तेहादी जमातें हमें नाराज़ भी नज़र आ रही हैं, जैसे हमने असलम भूतानी साहब का जिक्र किया, फिर बलूचिस्तान अवामी पार्टी का, और साथ ही साथ अभी जो MQM के तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ रहे हैं, मुस्लिम लीग नून का इस हवाले से क्या मौक़िफ़ होगा? और ख़ास तौर पर जो इसहाक डार वापस आ रहे हैं और जो तहरीक इंसाफ ने लॉन्ग मार्च का ऐलान भी कर रखा है, तो इस मामले पर हम बात करेंगे। गौस बख्श नियाज़ी साहब जो मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं। अस्सलाम वालेकुम नियाज़ी साहब। जी वालेकुम सलाम। न्याज़ी साहब, अभी आपने देखा होगा कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात थे, असलम भूतानी साहब जो आज़ाद रुकन कौमी असम्बली हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ात, अभी MQM भी आपसे खासी नाराज़ नज़र आ रही है, तो अब कैसे टैकल करेंगे इस सारी सूरत हाल को आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, ज़ाहिर है ये एक जो है ना 10-11 पार्टियों मिलकर हुकूमत बनाई है और नामसाइद हालात में बनाई है, क्योंकि मुल्क की मीशत गिर रही थी और जो साबका हुकूमत है उससे हालात को भी नहीं आ रहे थे, दिन ब दिन हालात ख़राब हो रहे थे। जो इंटरनेशनल इदारे थे जो हमें लोन देते हैं या फंडिंग करते हैं, वो भी नाराज़ हो गए थे, क्योंकि उन्होंने जो मुआहदे किए थे पिछली हुकूमतें उसकी वायलेशन की थी। तो उसको हम ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं और हम 10 पार्टी हमारे साथ हैं। ज़ाहिर है उनकी हर पार्टी के अपने तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं, तो जो भी है इंशाल्लाह हमको हल करेंगे। फरहाना साहब कराची गए थे, असलम भूतानी साहब से भी बात करेंगे, बाकी जो पार्टियां सबके साथ मिलकर के हम उनके मसाइल को हल करेंगे, उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको एड्रेस करेंगे। तो कोई ऐसी मसले वाली बात
इस वक्त तो न्याजी बल्कि साहब, अभी हमने देखा कि हाल ही में आपने मियां नवाज शरीफ साहब से भी एक अहम मुलाकात की थी, तो सारी इस सूरत हाल में मियां साहब क्या सोच रहे हैं? उन्होंने क्या हिदायत जारी कर रखी हैं, ख़ास तौर पर शहबाज शरीफ साहब को और पार्टी को? नहीं, मियां साहब ने तो ये ज़ाहिर है अब मईशत संभालना है, ये एक चैलेंज है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए खास तौर पर। बाकी इत्तेहादी पार्टी तो हमारा साथ है, लेकिन जिम्मेदारी है ये मुस्लिम लीग नून की है। तो उसमें ये मियां साहब बिल्कुल, मियां साहब वो चाहते हैं कि मईशत पाकिस्तान की ठीक हो। वो मुहब्बे वतन पाकिस्तानी है, उसकी पाकिस्तान दुश्मनी नहीं है। और हम इमरान खान की तरह नहीं है कि हम जब सैलाब जैसी सूरत हाल, जैसे 1/3 पाकिस्तान को घेरे हुए है और पूरी दुनिया को कह रहे हैं कि पाकिस्तान को इमदाद न दें कि यहाँ करप्शन होती है, ऐसे वावेले कर रहे हैं और इस किस्म की स्टेटमेंट जारी कर रहे हैं कि शायद ये सारी करप्ट पार्टी रोजाना यही करप्शन करप्शन का राग फैलाते हैं, क्योंकि उनको दिखाने के लिए अपने पास है कुछ नहीं कि ताज चलो मैंने क्या किया। हालांकि करप्शन का इंडेक्स देखे तो इनके दौर में तो पाकिस्तान 6-7 दर्जे और नीचे गया करप्शन में। तो बजाय ये इसके कि हम इन पे इल्जाम लगाते, ये उल्टा हम पे इल्जाम लगा रहे हैं। तो इंशाल्लाह ये हम हालात पे अल्लाह ताला की मदद से, दोस्तों के तावन से होमवर्क कर रहे हैं, पूरा वर्क भी कर रहे हैं और प्रैक्टिकली आप देख रहे हैं कि इंटरनेशनल तौर पर भी पाकिस्तान को लेकिन न्याजी साहब, अभी जो एक अहम डेवलपमेंट है वो यही डिस्कस हो रही है कि डार साहब जो हैं वो वापस आ रहे हैं। तो इतने मुश्किल फैसले जो हैं, मुश्किल वक्त से मुफ्ता इस्माइल साहब गुजरे, अब डार साहब वापस आ रहे हैं, तो डार साहब के वापस आने से आप समझते हैं कि मईशत बेहतर हो जाएगी, वो कुछ कर सकेंगे, या आप समझते हैं कि मुफ्ता इस्माइल साहब वो कुछ नहीं कर सके जो डार साहब आके वापस करेंगे? देखो जी, अपनी अपनी एक काम करने का तरीका होता है। मुफ्ता साहब ने किस काम किया, क्योंकि इत्तेफाक डार साहब का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, आपको देखें कि 13 से 18 तक भी वजीर खजाना रहे मुख्तलिफ अखबार में। 13 से 18 में पाकिस्तान की फुर्सत को कहाँ से कहाँ ले गए। तो पाकिस्तान 2023 तक से 24 तक दुनिया की पहली 20 मईशतों में आने लगा था इस हिसाब से, और ग्रोथ रेट जिस तरह 3 से लेकर 6 तक ले आए, और 24 तक इन्होंने 8, इस साल उन्होंने 22-23 तक उन्होंने 8% तक ले आना था। तो उनका काम करने तरीका और को बड़ी कामयाबी मिली। डॉलर का रेट उन्होंने 5-700 ज्यादा नहीं खुद होने नहीं दिया। और फिर आप देखें कि डॉलर काबू हो रहा है, तो ज़ाहिर है कोई ऐसी चीज कहीं तो ये कमी है। तो मुफ्ता साहब का वैसे भी जो टाइम है वो 16 अक्टूबर तक है, क्योंकि 6 महीने से ज्यादा वो रह नहीं सकते वजीर। इसके बाद वो मशीर रहेंगे या असिस्टेंट रहेंगे। तो डार साहब का आना जरूरी है, और अब आ भी रहे हैं, इंशाल्लाह के लिए आ जाएंगे। और 4 अक्टूबर तक उनको एक बेल भी मिल गई है, तो वो मुल्क संभालेंगे। और तो न्याजी साहब, अब एक आपने देखा होगा कि जावेद लतीफ़ साहब ने कहा था कि सितंबर में मियां साहब भी वापस आएंगे। अभी हम सुन रहे हैं कि मियां साहब भी वापस नहीं आ रहे, अब इस महीने नहीं आ रहे कम से कम। सेनेटर अफनानुल्लाह साहब ने भी ये बताया था। तो आपकी जो मुलाकात हुई थी उसमें आपको कुछ बताया गया है कि इसहाक डार के साथ वो वापस आएंगे या कब? अब सितंबर नहीं तो फिर मियां साहब वतन वापस कब आ रहे हैं? मियां साहब जी, मैं जो उनके अंदर में जो मैंने देखा है, तो मियां साहब तो अपने मुल्क की तड़प रहे हैं। यकीन जानिए कि वो उनका बस से तो पहली फ्लाइट से ही पाकिस्तान आ जाए। उनका दिल पाकिस्तान के लिए धड़कता है। वो चाहते हैं कि पाकिस्तान में हों, अपने अवाम के साथ हों, उनके मसाइल हल करें पाकिस्तान में बैठ के। और लेकिन जो हमारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है वो अभी रोका हुआ है, कभी नहीं, अभी आप कुछ अर्सा ठहर जाएं 5-6 हफ्ते। मेरे ख्याल में वो शायद दिसंबर में आ जाएंगे। मेरी अपनी असेसमेंट है कि वो दिसंबर तक आ जाएंगे मुल्क में। वो वहाँ रुकेंगे नहीं इंशाल्लाह। ये सीसी का फैसला है सर? जी, ये सीसी का फैसला है या मियां साहब का फैसला है कि अक्टूबर या नवंबर में नहीं बल्कि दिसंबर में, या कुछ हफ्ते जो है वो ताखीर की जाए मजीद? सीसी का फैसला है। तो आपको पता होगा कि जब 2000 जुलाई 18 में जब मियां साहब को सजा हुई थी, तो उन्होंने सीसी से मशवरा किया, तो मेजॉरिटी ने कहा था कि आप आ जाएं। वो आ गए थे, और फिर पता कि वो जेल भी गए, और काफी जेल रही, वही जेल में ही उनकी अहलिया का इंतकाल हुआ। फिर उसकी कुछ देर की जमानत मिली, फिर बीमार हो गए, फिर जमानत में इलाज करने के चले गए। तो अभी वो, लेकिन एग्जीक्यूटिव कमेटी उनको जो ही इजाजत देगी। और मुझे जो लग रहा था कि जो सेंटर जो अंदर की बातें हैं कि दिसंबर तक इंशाल्लाह 15 दिसंबर के आसपास मियां साहब जरूर वतन में वापस आ जाएंगे, और भरपूर इस्तकबाल होगा इंशाल्लाह। और हमारे को माशी इशारे भी वो भी इंशाल्लाह पास।
तो अभी जो ये हालिया फैसला है कि मिफ्ता साहब की जगह जो है वो डार साहब आकर संभालें, तो आपकी नज़र में ये मियां शहबाज शरीफ साहब का फैसला है या दोनों का मुत्तफ़िका फैसला है कि मिफ्ता साहब की जगह डार साहब वापस आएँ? ये दोनों का मुत्तफ़िका फैसला है। मिफ्ता साहब ऐसे मिनिस्टर नहीं रह सकते। ठीक है न्याजी साहब, हम यहाँ पर शॉर्ट ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम जो गुफ्तगू है उसका आगाज़ करते हैं, जो इशूज़ हैं उन पर। वेलकम बैक नाजरीन, जो MQM के तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ रहे हैं उसी हवाले से हम बात करेंगे वफाकी वज़ीर शाज़िया मरी साहिबा से, और साथ ही साथ लेकिन इस हवाले से सबसे पहले उनके सामने एक सवाल रखेंगे जो कुछ देर पहले इमरान खान साहब ने ये एक बात की है और बयान दिया है कि वो असम्बली वापस आने के लिए तैयार हैं अगर जो अमरीकी साइफ़र था उसकी तहकीकात कराई जाए। तो इसी पर हम शुरुआत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम शाज़िया मरी साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपने टाइम निकाला। अभी जो खान साहब की तरफ से एक बयान सामने आया है, उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की है गैर रस्मी, और उसमें उन्होंने ये वाज़ेह कहा है कि वो असेंबली वापस आने के लिए तैयार हैं अगर अमरीकी साइफ़र की तहकीकात कराई जाए। तो आप उनकी ये पेशकश या मुतालबा तस्लीम करते हैं? हमें भी थोड़ा बहुत इल्म हुआ है उनकी किसी इस तरह के बयान के बारे में, और इस पर तो मैं यही कहना चाहूंगी कि जो कुछ भी इमरान खान चाहते हैं वो उन्हें पार्लियामेंट में आकर कहना चाहिए। किसी भी किस्म का मुतालबा या कोई भी अगर उन्हें बात करनी है तो मैं समझती हूँ कि पार्लियामेंट से बेहतर कोई फोरम नहीं होगा, तो लिहाजा उनको पार्लियामेंट आकर ये बात करनी चाहिए। तो चीफ जस्टिस ने भी उनको यही मशवरा दिया है कि आप असेंबली वापस जाएं, तो हुकूमत इमरान खान को असेंबली वापस आने में वो उनको वेलकम करेगी कि खान साहब वापस आए असेंबली? देखिए, इमरान खान का तो जितना बस चल सका उन्होंने पार्लियामेंट और जमहूरियत को कमजोर किया, लेकिन उनकी तमाम तर कोशिशों के बावजूद और प्रोपेगेंडा के बावजूद ना जमहूरी अमल कमजोर हुआ ना पार्लियामेंट कमजोर हुई। अलबत्ता यकीनन जो कुछ अचीव किया है पाकिस्तान के अंदर जमहूरी एतबार से उसको जरूर नुकसान पहुंचा, क्योंकि कोई एक सियासी जमात जो है वो इस कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल नहीं है। गो के पीपल्स पार्टी का सबसे अहम रोल रहा है जमहूरियत की जद्दोजहद और हसूल में, लेकिन दीगर जमातों ने भी वक्तन फवक्तन अपना रोल अदा किया है, और इमरान खान साहब ने उस तमाम जो अचीवमेंट है उसको नुकसान पहुंचाने की पूरी कोशिश की है। तो यकीनन ये कोई किसी भी जी शऊर या जमहूरियत पसंद शख्स के लिए अच्छी बात नहीं है, और मैं तो बहैसियत एक पार्लियामेंटेरियन और बहैसियत एक जमहूरी कारकुन उनसे यही कहूंगी कि आप पार्लियामेंट तशरीफ लाएं और पार्लियामेंट के खिलाफ साजिश ना करें। आप पार्लियामेंट आएं और जो आपने बात करनी है वो पार्लियामेंट में आके करें। तो शाज़िया मरी साहिबा, अभी हमने देखा कि हाल ही में जो MQM के तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए, राना सनाउल्लाह साहब ने कराची में जाकर MQM के रहनुमाओं से मुलाकात भी की, तो आप क्या समझती हैं कि MQM के क्या तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो गए? देखिए, MQM यकीनन इस वक्त जो फेडरल सेटअप है, वफाकी काबीना है जिसमें मुख्तलिफ जमातें हैं, उसमें MQM का भी रोल है, और MQM एक इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर है, उसकी शराकत है, और उनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं जिनके हवाले से फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से राना सनाउल्लाह साहब और दीगर वफाकी काबीना के वज़रात थे वो कराची आए। उन्होंने MQM के साथियों से भी मुलाकात की और इसके साथ साथ वो सिंध हुकूमत से भी मिले, और मुझे ये भी इल्म है कि वो उन फैमिली से भी मिले जिनके लापता प्यारे उनसे बिछड़ गए और उनकी लाशें बरामद हुई हैं। बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है। आपको ये इल्म भी होगा कि एक कमेटी वजीर आज़म पाकिस्तान ने कायम की है जो कि इनफोर्स डिसअपीयरेंसेस के हवाले से है, और उस कमेटी अपना काम कर ही रही थी, और उसके अंदर जहां दीगर लापता अफराद के केसेस थे वहां MQM के भी इस हवाले से कंसर्न थे, और ये मामला चल ही रहे थे। हम इस सिलसिले में क्वेटा भी गए, वहां भी हमने जो इनफोर्स डिसअपीयरेंसेस के हवाले से फैमिली थी उनसे मुलाकात की। एक धरना था जो पिछले 50 रोज से था, वो धरना इस
कंडीशन पे ख़त्म हुआ कि इस मामले को हम देखेंगे और आगे तक ले जाएंगे, सिपाही तकमील तक पहुंचाएंगे। और फिर हम उन लोगों को इस्लामाबाद भी लाए, उनके साथ हमने दोबारा मीटिंग की और इसी दौरान MQM के जो लोग थे उनकी हमें बड़ी अफसोसनाक खबर मिली कि उनकी डेड बॉडीज जो है वो मुख्तलिफ इलाकों से मिली। तो ये बहुत ही अफसोसनाक तशवीशनाक बात है और यकीनन किसी भी सियासी जमात को इस पर अफसोस होगा और MQM का ये बिल्कुल कंसर्न जायज है, किसी भी फैमिली का ये कंसर्न जायज है कि अगर उसका कोई भी फैमिली मेंबर लापता है बगैर किसी रीजन जस्टिफिकेशन के, और अगर कोई रीजन है भी तो कानून के मुताबिक उसको पेश करना जरूरी है। तो जहाँ ये चीजें नहीं होती हैं वहाँ कंसर्न बहुत जायज होते हैं और जिसके लिए राना सनाउल्लाह साहब जो कि उस कमेटी के मेंबर भी हैं जो ये एनफोर्स डिसअपीयरेंसेस के हवाले से बनाई गई है, और वो वजीर आजम साहब ने जो कमेटी बनाई थी यहाँ आने के लिए उसमें भी वो आए थे और यही बातें और यही चीजें वहाँ हुई और हमने अब मिलकर इस मामले को पाए तकमील तक पहुंचाना है, क्योंकि ये मामला सिर्फ MQM तक नहीं रुकता। पाकिस्तान के अंदर जहाँ भी एनफोर्स डिसअपीयरेंसेस के मामलात हैं और जिन जिन लोगों के उनसे उनके फैमिली मेंबर्स जुदा हुए हैं वो हमारे लिए लेकिन शाजिया साहबा वो कहते हैं कि जो आपने वादे किए थे तहरीक अदम एतमाद के वक्त पीपल्स पार्टी ने वो वादे पूरे नहीं किए। आपने देखा होगा कि नसरीन जलील साहिबा का नाम आया था गवर्नर सिंध के लिए, तो वो भी मामला रुका हुआ है। तो गवर्नर सिंध का मामला अभी क्या है, उस पर क्या डेवलपमेंट हुई है? देखिए आज के तारीख में अगर कोई मीटिंग हुई है और कोई डेवलपमेंट हुई है तो वो मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन अभी तक काफी चीजों पर बातचीत चल रही है, लेकिन बातचीत एक अच्छे माहौल में चल रही है और एक बड़ा अंडरस्टैंडिंग वाला माहौल है। मैं समझती हूँ कि MQM के साथियों ने भी बहुत ही मैच्योरिटी का मुजाहरा किया है, क्योंकि इस वक्त इस मुल्क के अंदर जो इंतशार फैलाने की साजिश है, नफरत फैलाने की साजिश है, लोगों को एक दूसरे से लड़वाने की साजिश है, पाकिस्तान की जो इस वक्त फ्लड सिचुएशन है उसको अंडरमाइन करने की साजिश है और पूरी कैंपेन है। तो इसमें जो MQM ने एक बुर्दबारी का मुजाहरा किया है उस पर यकीनन मैं उन्हें अप्रिशिएट करती हूँ। जहाँ तक उनकी दीगर कंसर्न्स है उस हवाले से भी जो मेरी नॉलेज में है कि सिंध हुकूमत से बात हुई है और मिसाल वो इलेक्शन की भी बात करते हैं, तो इलेक्शन तो सिंध हुकूमत का बड़ा क्लियर मौक़िफ़ है इस हवाले से कि इलेक्शन कमीशन जो भी डेट देगी उस पर इलेक्शन जो है वो हुकूमत की जिम्मेदारी होगी कि वो कराए और इस तरह दीगर मामला भी हैं। लेकिन इस वक्त नादिर हम लोग चूंकि फ्लड से गुजर रहे हैं तो MQM एक मुस्बत रोल अदा कर रही है और मैं उम्मीद करती हूँ कि इसी तरीके से हम पाकिस्तान की खिदमत करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया शादिया मरी साहिबा, बहुत शुक्रिया जी। शादिया मरी साहिबा की गुफ्तगू आपने सुनी और उनका कहना है कि मुज़ाकरात जो है वो अच्छे माहौल में हो रहे हैं, खास तौर पर MQM के साथ। यहाँ पर प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, अगले प्रोग्राम तक दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।